खान साहब जो 207 अरब का केस है, ऑफशोर कंपनियां भी हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए। मैं इस वक्त नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को चैलेंज कर रहा हूँ, 1 रुपए की मालियत जो अलीम खान ने डिक्लेयर ना की हो वो लेके आए। मैं सिर्फ सियासत नहीं छोड़ूंगा, मैं खुद हथकड़ियां लगवा के इसके सामने पेश होऊंगा। आज भी दिखावे के तौर पर अलीम खान साहब को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। उनके जो टेस्ट आए हैं उसमें एनआरओ की कमी खून में पाई गई है। जो वुज़रा ये बातें कर रहे हैं उनसे ये पूछें कि डील किसके साथ हुई है। कोई पैकेज और कोई डील जो है वो प्राइम मिनिस्टर की इजाजत के बगैर नहीं हो सकती। ना हम डील चाहते हैं ना हम ढील चाहते हैं, हम अपना आईनी कानूनी हक चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, इख्तिलाफ राय में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ इकरा हारिस। पाकिस्तानी सियासत की दिलचस्प बात यह है कि हर दिन सियासत में कुछ नया होता है। आज भी काफ़ी सियासी तौर पर गर्मा गर्मी देखी गई। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी अहम खबर यह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस का तफसीली फैसला जो है वो जारी कर दिया और ये कहा इस फैसले में कि सानिहाए 12 मई के मुलजमान को सजा न देकर एक गलत मिसाल कायम की गई। तहरीक लब्बैक ने मुसलमानों के जज्बात से खेला। तहरीक इंसाफ, शेख रशीद और एजाजुल हक इसका हिस्सा बने और ये भी कहा गया है कि मुसल्लह अफवाज के वो अफसरान जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आर्मी चीफ सरबराह पाक फिजाई और नेवल चीफ को कार्रवाई के लिए कह भी दिया गया। इस फैसले के कुछ ही देर बाद एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हो गई कि पंजाब के सीनियर सूबाई वजीर अलीम खान को नैब ने गिरफ्तार कर लिया और आमदन से जायद असासजात केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया। उसके फौरी बाद ही अलीम खान ने अपनी वजारत से इस्तीफा दे दिया और इस इस्तीफे की कॉपी वजीर आजम को भी मिल गई। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भी भिजवा दी गई। दिलचस्प बात यह है कि उनकी गिरफ्तारी के हवाले से तो बातें कम हो रही हैं, लेकिन जो इस्तीफा उन्होंने दिया है उस हवाले से ज्यादा तारीफें हो रही हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया है कि फौरी इस्तीफा देना बहुत ही काबिल तहसीन इकदाम है। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि अलीम खान के फौरी इस्तीफे से पता चलता है कि दोनों जमातों के कल्चर में कितना फर्क है। साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि अब देखना यह है कि ऑपोजिशन नया बहाना अब क्या बनाएगी। ऑपोजिशन की भी सुन लेते हैं। तलाल चौधरी साहब ये कहते हैं कि जब भी वजीर आला बनाने की बात होती है तो अलीम खान को या तो नैब से नोटिस मौसूल होते हैं या फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इसे दिखावे की गिरफ्तारी भी कहा जा रहा है। नैब के एलामिये में भी थोड़ा नजर डाल लेते हैं। जो एलामिया और प्रेस रिलीज नैब की जानिब से जारी की गई उसमें यह कहा गया है कि अलीम खान को आमदन से जायद असासजात केस बनाने के मुबैना इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। बड़ी दिलचस्प प्रेस रिलीज है क्योंकि इससे पहले शहबाज शरीफ, साद रफीक जिन्हें भी गिरफ्तार किया गया, मुबैना का लफ्ज़ उनके लिए तो इस्तेमाल नहीं हुआ लेकिन अलीम खान के लिए हो गया। लीगल इसकी टर्मिनोलॉजी की, इसकी अहमियत क्या है, इस हवाले से भी हम जानने की कोशिश करेंगे अपने गेस्ट से। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अलीम खान की गिरफ्तारी तवज्जो हटाने की कोशिश है, जिस तरह ऑपोजिशन कह रही है उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, या फिर कोई और बात है? क्योंकि ये बात तो नून लीग की जानिब से भी कही गई है कि ये इमरान खान के कहने पर हुआ है। इस हवाले से मजीद हम बात करेंगे। दूसरी अहम खबर आज ये रही कि साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ जो कि सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे, उन्होंने कार्डियोलॉजी अस्पताल में जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये खाना बदोशों की तरह वो नहीं रह सकते, उन्हें वापस जेल जाना है। पहले भी उनके इलाज में गफलत बरती गई। डील और ढील की बातें आज भी होती रहीं। शेख रशीद ने कहा कि वजीर आजम की मंजूरी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, जबकि तलाल चौधरी ये कहते हैं कि ना तो हमें डील चाहिए ना तो हमें ढील चाहिए, हम चाहते हैं कि जो भी हो वो कानून के मुताबिक हो। दूसरी अहम खबर आज की NFC अवार्ड का जो इजलास है नवा वो हुआ और इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि 18वीं तरमीम के तहत ही तमाम एतराज़ात को सूबों को दूर किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि अफ़ाम तफ़हीम से ये मसाइल हल हो जाएं। तो हम जायज़ा लेंगे और कोशिश करेंगे ये जानने की कि आखिर सूबों को जो एतराज़ात हैं वफाकी हुकूमत उन्हें डील करने में कितनी सीरियस है। इन तमाम तर मौज़ूआत पर बात होगी। अपने गेस्ट का तारुफ आपके साथ करा दे। ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से दानियाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर वलीद इकबाल साहब इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगी सेनेटर सहर कामरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, और मारे मौशियात शाहिद हसन सिद्दीकी भी आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जो सूबों को एतराज़ात है इस हवाले से वो किस हद तक और किस तरह दूर किए जा सकते हैं। डिस्कशन का आगाज करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। डिस्कशन का आगाज करेंगे तो सबसे पहले बात हो जाए कि अलीम खान जिन्हें आज गिरफ्तार कर लिया गया और उसके फौरी बाद उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। सबसे पहले दानियाल मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी, बड़ा दरीना मुतालबा रहा है नून लीग का ये कि वो नैब अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करे हम फिर देखेंगे। ये जो यकतरफा एहतसाब है हमेशा ये होता रहा है, तो कुछ तसल्ली हुई कि अभी भी आपको लगता है कि जो कुछ हुआ है वो महज कोई खेल तमाशा है? देखें जी, पहले इकरा आपका सवाल का जवाब देने से पहले मैं अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड कराऊंगा और हम लोगों ने, और ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है इसलिए हम लोगों ने हर चैनल के ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने का फैसला किया है। जो अमीन गंदापुर साहब की कल ARY के शो में, वसीम बादामी के शो में उनकी स्टेटमेंट थी कि जो कुलभूषण यादव हैं, जुबैर साहब उस प्रोग्राम में थे, फॉर्मर गवर्नर, कि कुलभूषण यादव को मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में उनको पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया था इस चीज़ के ऊपर, बिकॉज इट्स अ नेशनल इशू। हमारा पूरा मुल्क इस चीज़ के ऊपर, कल कश्मीर डे हमने मनाया, पार्टी ने हमेशा सॉलिडारिटी की बात की, तो इट्स अ नेशनल इशू, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। तो इस चीज़ को, ऐसे स्टेटमेंट को एक सीनियर मिनिस्टर की तरफ से आने की तरफ से हम इसको कंडेम करते हैं और चाहते हैं कि ये पार्टी इनकी इसकी या वैलिडेशन करे या इसके ऊपर जवाब दे। जहां तक अलीम खान साहब की बात है, देखिए इनका ये नैब के अपने कायदे और कानून है, लेकिन इट इज़ अनफॉर्चुनेट क्योंकि जहां तक हमें पता है अलीम खान साहब ने पहले भी अपनी पूरी कंट्रीब्यूशन जहां जहां को बुलाया गया वो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट रहे, तो समझ नहीं आता, समझ से बालातर है कि उनको इस पॉइंट पे अरेस्ट क्यों किया गया। नहीं, लेकिन आपकी जानिब से और आपकी जो पार्टी की शाहिद हक्कान अब्बासी साहब ने असेंबली फ्लोर पे खड़े होकर कहा था कि नैब इनको भी गिरफ्तार करे। हमजा शहबाज बहुत बार अपनी मीडिया टॉक में कह चुके हैं कि इन पर हाथ क्यों नहीं डाला जाता, तो जब डाल दिया गया तो आपको अजीब क्यों लग रहा है? नहीं, देखिए जी, हमने हमेशा ये कहा, हमने कहा कि अगर एहतसाब की बात करते हैं तो एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। अगर एहतसाब की बात करते हैं तो वही मयार जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए है वही मयार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी होना चाहिए। और सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर अरेस्ट करना है तो इमरान खान साहब को करें, जो अपनी इन्वेस्टिगेशन के सेल्फ हिंडर करते हैं। जो उनका हेलीकॉप्टर वाला केस है, KP के इशूज़ हैं, मेट्रो वाला इशू है, मेट्रो पे KP का उसके डिले का इशू है, तो इन तमाम चीज़ों में अगर आपने अरेस्ट शुरू करना है तो उनके लीडर से करें, उनके हेड से करें। जहां तक अलीम खान साहब की गिरफ्तारी की बात है, हमने हमेशा कहा कि उनसे अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और इंसाफ नजर आना चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर्स के साथ हो रहा है और इन्वेस्टिगेशन के बीच में आपने उनको अरेस्ट किया, वो भी गलत है। और शायद एज अ पर्सनल, आई डोंट नो पार्टी का से मौकफ शायद मुख्तलिफ हो, लेकिन पर्सनल लेवल पे मुझे लगता है कि अगर वो इन्वेस्टिगेशन को किसी तरह से भी हिंडर नहीं कर रहे थे तो उनको अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए था इस टाइम। लेकिन आप ही की जमात के अगर इतने सीनियर लोग बार बार उन्हीं का नाम लेकर ये कहते रहे कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए, अब समझ नहीं आता कि आपको क्यों लग रहा है कि उनकी गिरफ्तारी जो है नहीं होनी चाहिए थी, जबकि शहबाज शरीफ साहब को भी किया गया, साद रफीक साहब को हम इसलिए क्योंकि ये इनके जब भी, जिस तरह तलाल चौधरी साहब ने कहा कि जब कोई नाम आता है तो ऐसी बातें करते हैं, कभी केस रजिस्टर करना और कभी ये, क्योंकि हमें ये भी पता है कि इसके बाद उनको क्लीन चिट देने के लिए उन्होंने ये सारा ड्रामा भी रचाया है। लेकिन इट इज अनफॉर्चुनेट कि आप अगर हम जब बात करते हैं तो हम बात ये करते हैं कि एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। खाली अलीम खान साहब की बात नहीं है, फिर उनमें इनके तमाम वो वुज़रा हैं जो इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि आपको मयार पता होना चाहिए। आपको अभी तक मयार, इकरा बैठी हुई है प्रोग्राम पे, अगर क्या आप हैं कि ये हमें मयार बता सकते हैं कि मयार क्या है? कि अगर एक तरफ से इनकी KP के चीफ मिनिस्टर कहता है कि मैं दोबारा नैब की पेशियों में आऊंगा नहीं, मालम जबा के केस में ये पहली और आखिरी दफा नैब को अपना बयानिया देना पड़ा, और कहीं इनके अपने जो लीडर हैं, पार्टी के हेड हैं, नैब इनको बुलाती है लेकिन वो जाते नहीं है अपनी जाती मसरूफियात और गवर्नमेंट की मसरूफियात की वजह से। तो वो मयार पूछते हैं, वो मयार देखना चाहते हैं जिसके तहत हुकूमत अरेस्ट भी करवाती है और हुकूमत आगे चल रही है। हम उस मयार को हमेशा क्वेश्चन मार्क उस मयार पे डालते हैं और आगे भी डालेंगे और आज भी डालते हैं। और अलीम खान साहब की अगर अरेस्ट है, अगर इफ इट वाज रिक्वायर्ड आउट ऑफ द नीड, तो आई हैव नथिंग मोर टू से ऑन इट। ओके, इससे पहले कि सहर कामरान साहबा की जानिब जहां वलीद साहब की जानिब से मैं चाहूंगी कि जरा देख लेते हैं कि अलीम खान साहब ने कहा क्या था। मैं इस वक्त नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को चैलेंज कर रहा हूं, 1 रुपए की मालियत जो अलीम खान ने डिक्लेयर ना की हो वो लेके आए। मैं सिर्फ सियासत नहीं छोड़ूंगा, मैं खुद हथकड़ियां लगवा के इसके सामने पेश होऊंगा। मैं इस वक्त नवाज
ठीक है, खुद हथकड़ियां लगाकर उन्होंने कहा मैं पेश हूंगा। बहरहाल उन्होंने इस्तीफा दिया, अच्छा है, इससे पहले के सवाल उठाए जाते उन्होंने खुद ही वो अलग हो गए। साहर कामरान साहब, पीपल्स पार्टी क्या मौकिफ रखती है इस पे? नासिर हुसैन शाह साहब कहते हैं कि ये एक ड्रामा रचाया गया है। आपकी समझ में क्या आता है? आप अलीम खान साहब की गिरफ्तारी कोई कुर्बानी का बकरा उन्हें बनाया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकरा, मैं ये तो नहीं समझती कि कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। असल जो चीज़ है वो ट्रस्ट डेफिसिट है। ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज़्यादा है कि हुकूमत की हर मूव जो है वो मशकूक नज़र आती है। अब मुझे तो ये लगता है कि ये सोची समझी हिकमत अमली है, या तो प्रेशर डिफ्यूज़ करने के लिए जो हुकूमत पे बढ़ रहा था यकतरफा जो है एहतसाब और यकतरफा कार्रवाइयों के ऊपर, या फिर ये पेश खैमा है किसी और बड़ी कार्रवाई का। क्या ऐसा तो नहीं कि इसके बाद हुकूमत की इंटेंशन हो कुछ और गिरफ्तारियां करने की, कुछ और अपोजिशन के खिलाफ स्ट्रेटजीज हो, जिसके लिए हिकमत अमली के तौर पर अलीम खान की गिरफ्तारी जो है वो हुई हो? फिर अगर आपने खुद जिक्र किया प्रेस रिलीज का, अगर आप बयानियां पढ़ें तो फिर ये मुबैना क्या देखना पड़ेगा, जायजा लेना पड़ेगा, क्या नए इस किस्म के जो अल्फाज है वो क्या बाकी लोगों के लिए भी इस्तेमाल करता है, ये कोई एक कवर देने की कोशिश की गई है? जब तक मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा संभल के, थोड़ा सा वक्त दे के इस कार्रवाई को देखना पड़ेगा कि क्या ये जेन्युइन कार्रवाई है या ये कवर अप है, क्योंकि बड़ा मुश्किल है हुकूमत पे इस वक्त एतमाद का इजहार करना और उनकी किसी भी कार्रवाई को जो कि उनके अपने मेंबरान के खिलाफ है उस पर एतमाद करना। तो ये अभी मुझे बज़ाहिर ये हिकमत अमली नजर आती है। ये नजर आ जाएगा अगले चंद दिन में, क्या इसके बाद कोई ऐसी बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं, या ये नजर आ जाएगा कि इनको क्लीन चिट दी जा रही है, या ये सिर्फ इस वक्त अलीमा खान, इमरान खान और केपी के में जो ट्रांसपोर्ट मंसूबा है, या जो इनके फॉर्मर जो है चीफ मिनिस्टर या मालम जब्बा के ऊपर जो प्रेशर्स हैं उनको डिफ्यूज करने की कोशिश है। ठीक है वलीद इकबाल साहब, ऑपोजिशन कहती है प्रेशर डिफ्यूज हो रहा है, अलग करने की कोशिश है, कवर अप देने की कोशिश है, उन्हें हकीकत नजर नहीं आती, उन्हें लग नहीं रहा कि कुछ वाकई किसी वजह से एहतसाब की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सर, ऑपोजिशन अभी भी खुश नहीं है? वैसे जी मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे बड़ी हैरत हो रही है ये सारी बातें सुन के आपके दोनों मेहमानों की, क्योंकि अभी आप पीछे की कुछ दिन पहले की, कुछ हफ्ते पहले की फुटेज निकाल के देखें इन्हीं पार्टीज की, इन्हीं बड़ी जमातों की, जब इस तरह का कोई वाकया नहीं हुआ था। इसके प्लसेस और माइनसेस पे मैं बाद में आऊंगा, लेकिन जब ये नहीं हुआ था कि जब पीटीआई के कोई मिनिस्टर या कोई लीडर अभी नहीं गिरफ्तार हुए थे, तो ये इल्जाम तराशी कर रहे थे कि एहतसाब यकतरफा है और ऑपोजिशन के लिए कुछ और है और गवर्नमेंट के लिए कुछ और है। ये ताने दे रहे थे क्या कि जी अभी तो हम लोग पकड़े जा रहे हैं, आपकी बारी भी आनी है। और भाई बारी जब आ गई है, जब पकड़े गए हैं, तो अब इनको कोई और कहानी डालने का मौका मिल गया कि नहीं जी ये प्रेशर रिलीज करने के लिए या ये तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए। मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है। मतलब पहले एक और पटड़ी पे बातें चल रही थी ऑपोजिशन की, और अब ये हुआ है तो ये दूसरी पटड़ी पे चले गए हैं। मतलब एक अपने बयानात में कंसिस्टेंसी रखें, अपने मौकफ में। सर, वो कहते हैं एतमाद नहीं है गवर्नमेंट पे, उन्हें लग रहा है आपकी। ठीक है जी, ये इनका मौकफ है, ये एंटाइटल्ड है। ठीक है, नहीं, मैं अगली बात जो कहता हूं इससे आपको पता लगेगा जी। ये अपने मौकफ रखने पे एंटाइटल्ड हैं जी, ठीक है, इनका हक है, ये अपनी राय का इजहार करें, वो गलत हो सही हो, मेरा उससे इख्तलाफ हो, वो एक अपनी जगह। मैं आपको अपना मौकफ बयान कर देता हूं, अपनी पार्टी का मौकफ बयान कर देता हूं। ये वाज़ेह है हमारी मुसलसल इन मामलात के ऊपर, एहतसाब के ऊपर और नैब की जो कार्रवाई है उसके ऊपर हमारा मुसलसल मौकफ यही रहा है कि हमने नैब को बिल्कुल किसी किस्म के प्रेशर का निशाना नहीं बनाया हुआ। वो एक खुद मुख्तार और आजाद इदारा है, और ये आज की ये गिरफ्तारी इस बात की तस्दीक करती है कि गवर्नमेंट ने ना किसी किस्म का दबाव। वलीद साहब, यही तो वो कह रही है, साहर कामरान साहिबा यही तो कह रही है कि मजीद गिरफ्तारियां चूंकि ऑपोजिशन की आपने करनी है, ना उन पे कोई ऐसा प्रेशर डाला हुआ है कि ये हमारे बंदे हैं, इनको आप नहीं गिरफ्तार करो। ये आजाद हैं और ये उस बात की तस्दीक होती है इससे।
नहीं, लेकिन यही तो वो कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले यही तो कह रहे हैं कि आपने ये गिरफ्तारी इसलिए करवाई है ताकि ऑपोजिशन में से मजीद कोई गिरफ्तारियां करनी पड़े, तो उसके लिए आपके पास एक लॉजिकल करवाई है। क्या मतलब है जी? हमारा इख्तियारी कोई नहीं है। कहते हैं इमरान खान साहब ने कराई है, पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा है। बिल्कुल गलत कहते हैं, बिल्कुल गलत कहते हैं। इमरान खान साहब ने खुद ये बात की हुई है कि हम नैब का एक चपरासी तक नहीं बदल सकते, हमारा नैब के ऊपर कोई इख्तियार नहीं है, कोई असर नहीं है, कोई रसूख नहीं है, वो आजाद तौर पे अपनी कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, मैं चाहती हूँ जरा नासिर हुसैन शाह साहब ने मैं मुस्तरद करता हूँ इस इल्जाम को कि इमरान खान साहब ने ये क्या ठीक है, जरा मैं दिखाना चाहूंगी कि नासिर हुसैन साहब ने कहा उन्होंने, मुस्तरद करता हूँ, रिजेक्टेड की तरफ से आ रहे थे जी। आप ये देखिए पहले कि नासिर साहब ने कहा क्या है इस मामले पर। आज भी दिखावे के तौर पर अलीम खान साहब को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। आज भी दिखावे के तौर पर कुर्बानी का बकरा बनाया गया। अच्छा वलीद साहब, मुझे ये बताइए, ये जो नैब की प्रेस रिलीज हुई है, सर आप कानून से आपका ताल्लुक है, बड़ी गहरी नजर आप रखते भी हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, ये जो लीगल टर्मिनोलॉजी क्या है, ये मुबैना लफ्ज, मुबैना इल्जाम में गिरफ्तार करना, इसकी लीगली तौर पर क्या हैसियत है? आई डोंट नो जी। देखें, एक तो मैं दो बातें कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि मैंने वो उनका बयान नहीं देखा, इसलिए उस पर मैं तबसरा नहीं कर सकता। लेकिन अगर बकौल आपके उसमें कोई ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो मैं नैब का तर्जुमान तो नहीं हूं, मैं तो पीटीआई का तर्जुमान नहीं सर, मैं आपसे कानूनी नुक्ता नजर पूछ रही हूं। बिहाफ पे मैं दोबारा से यही बात दोहराऊंगा कि जी जो नैब आजाद और खुद मुख्तार इदारा है, और ये जो अभी पहले बात हो रही थी कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी मरहले पे अरेस्ट कर लिया गया है, इसी तरह मियां शहबाज शरीफ की भी इंटरोगेशन या इन्वेस्टिगेशन हो रही थी और वो तीसरी या चौथी दफा है तो उनको उन्होंने वहीं पे हिरासत में ले लिया। लेकिन मुबैना लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया उनकी प्रेस रिलीज में, उनके साथ भी इस तरह ही हुआ। तो ये तो इस बात की तस्दीक करती है कि अपना काम कर रहा है इदारा जो है, और अपना काम जिस तरह से उसके फराइज हैं कर रहा है। लोगों की तहफ़्फ़ुज़ात हैं दोनों तरफ, हुकूमत में भी अपोजिशन में तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि कुछ उनके इख्तियारात ऐसे हैं जिनको तरमीम करने की जरूरत है, उस पर भी बातचीत चल रही है। लेकिन ये इस बात की दलील और तस्दीक है कि नैब एक आजाद इदारा है और अपना काम कर रहा है। मैं एक कानूनदान के तौर पे आपसे ये जानना चाह रही हूँ, करना चाहूंगी। जी साहब। जी बात यह है, जो हिकमत अमली है ना वो सोच समझ के की जाती है, उसमें अल्फाज का चुनाव भी सोच समझ के होता है, उसमें प्रेस रिलीज भी सोच समझ के जारी की जाती है। तो ये नज़र हिकमत अमली आती है। ये कहना कि जी नैब आज़ाद इदारा है, जिस तरीके के बयानात आ रहे थे वुज़रा के इससे पहले, तो ये तो लगता था कि ये लोग नैब को डिक्टेट कर रहे हैं, इनको पहले से पता होता है नैब की कार्रवाइयों का। अगर नैब आज़ाद इदारा है और शफाफ कार्रवाई हो रही है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैंने कहा ना कि ट्रस्ट डेफिसिट इतना गहरा है कि हुकूमत की किसी चीज पे यकीन करने के लिए मैं समझती हूँ कि कोई बेस नहीं है। ठीक है, यानी कि आप समझते हैं कि एतमाद का चूंकि फुकदान है, इसलिए अगर शफाफ कोई कार्रवाई भी हुई है तो को सही नहीं लग रही। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि डील और ढील के मामले में मियां नवाज शरीफ जो है वो कार्डियोलॉजी अस्पताल जाने को तैयार आखिर क्यों नहीं है। वेलकम बैक। ऑपोजिशन कहती है कि हमें डील और ढील दोनों नहीं चाहिए, लेकिन तहरीक इंसाफ कहती है कि ना डील दी जाएगी ना ढील दी जाएगी और इसका हतमी फैसला इमरान खान साहब करेंगे। तब आज साबिक वजीर आजम, जिन्हें आज कार्डियोलॉजी अस्पताल मुंतकिल किया जाना था, उन्होंने वहां जाने से इनकार कर दिया और वो बजद रहे कि उन्हें सिर्फ जेल में ही वापस भेजा जाए। खाना बदोशों की तरह चलना अब मुश्किल है। दानियाल, क्या वजह थी? आखिर उनके इलाज की बात थी, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया और फिर दूसरी तरफ से मुसलसल ये शौर के डील और ढील की वजह से ये सारे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। देखें जी, हम बार बार ये कहते हैं कि हम ना डील या ढील के ना मुंतजर थे, ना होंगे, ना कभी हमारे दिमाग में इस तरह की चीज़ आई। और अगर होते तो मियां नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ जेल की सलाखों के पीछे बंद होने के लिए ना आते। ये हमारे सोसाइटी का, हमारा माशरा ऐसा है कि यहाँ लोग अपने रिश्तेदारों को भी मिलने के लिए जेल में अगर जाना हो तो अपनी बेटियों को नहीं ले जाते, मर्द ही जाते हैं। तो वो ऐसा लीडर जो अपनी बेटी को लेके आया साथ, वो इसलिए, जिसका ना किसी चीज़ से कोई ताल्लुक था, ना फाइनेंशियल ताल्लुक था, वो इसलिए इस मुल्क की खातिर और ना और
और उन्होंने जेल काटी और उस चीज को वो जानते थे कि क्या उनके साथ सलूक होना है, लेकिन फिर भी आए। तो यह बात जब डील और ढील की होती है तो हम इनकी तरफ यही कहते हैं कि हम ना तब मुंतजर थे और ना आज, और इस टाइम पे क्यों हमसे डील कोई करेगा। मियां नवाज शरीफ जेल में है, पार्टी के बुरे हालात हैं, हम सफर कर रहे हैं, तो डील या डील की तब बात करें ना कि जब इनको लगता हो कि हमने कोई बड़ी रोडों पे हम निकलने की कोई मूवमेंट कर रहे हैं। हम कोर्ट्स और सिस्टम को फेस कर रहे हैं और अल्लाह ताला की जात है। लेकिन दानियाल, कोई कहता है 2 अरब डॉलर देने के लिए आप लोग तैयार हैं, फिर कोई कहता है आप 7 अरब डॉलर दे दें, कोई कहता है आप 2 अरब डॉलर देने को तैयार हैं, फिर एक वजीर कहते हैं नहीं 7 अरब डॉलर दे दें। शेख रशीद साहब को पूरी दाल काली नजर आ रही है, फिर इमरान खान साहब से वो कहते हैं कि हतमी मुशावरत के बाद ये फैसला किया जाएगा। ये इकरा इन लोगों के झूठ एक्सपोज होते हैं। जो आपने अभी देखा जो सानिया हुआ, जिसमें साहिवाल वाला सानिया, उसमें 3 मिनिस्टर्स आए, तीनों ने अलग अलग स्टेटमेंट दी, झूठ बोला, माजरत तक नहीं की। ये इन लोगों की फितरत में है कि बार बार आना और इतना झूठ बोलो कि झूठ सच लगने शुरू हो जाए, और इनकी फितरत में है और इनका तरीका भी यही है। पहले बोला कि मियां नवाज शरीफ को सेहत की किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं, उनकी चेकअप्स हॉस्पिटल में होंगे। फिर बोला कि ठीक है उनके पर्सनल फिजिशियन को आने की इजाजत देते हैं, फिर पर्सनल फिजिशियन को आने की इजाजत नहीं दी गई। फिर उन्होंने कहा कि हम इनको कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में लेके जाएंगे, लेकिन कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में नहीं लेकर गए, उनको एक आम अस्पताल में लेके। फिर बोला कि अब इनको जरूरत है कि हम इनको शिफ्ट करें कार्डियोलॉजी। देखिए खाना बदोश नहीं है मियां नवाज शरीफ, वो इस मुल्क के लीडर हैं, इस मुल्क के 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। दिस इज नॉट द वे टू ट्रीट अ प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। और वो नियत पे शक जरूरी तो नहीं है ना, वो चाहते हैं कि उनका इलाज हो जाए। सो व्हाट्स द बैड डील इन इट? वो चाहते हैं उनका इलाज हो जाए, सब चाहते हैं, कौम चाहती है, तो वो चले जाते हैं, इलाज के लिए चले जाते हैं। देखें अगर ये इलाज कराना चाहते ना तो ये रोज आके स्टेटमेंट्स और ड्रामे ना करते, ये ऐसी डील और ढील की बातें ना करते, ये बेहुदा बातें रोज बैठ के टीवी के कैमरे के सामने आके खाली नंबर बनाने के लिए। इनको समझ ही नहीं है इनके अभी तक आधे मिनिस्टर्स को कि इन्होंने बात क्या करनी है। फेडरल मिनिस्टर आके जाके नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर एक स्टेटमेंट दे जाता है जिसके ऊपर आपको लटकाना चाहिए। इन लोगों की फितरत और इन लोगों की कैपेसिटी ये है कि ऐसी जब बातें करते हैं और ऐसा सलूक किया जा रहा है तो मियां नवाज शरीफ यस आपके जब एक दिली आवाजारी भी है, ही इज वेरी अपसेट विद एंटायर प्रोसेस कि हम लोगों ने ना कभी इस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया किसी को और ना अपनी हुकूमत में होने दिया। ये आज अलीमा खान साहिबा को तो एनआरओ और डील के मुंतजिर तो हैं, उनको तो डील मिल रही, उनको तो एनआरओ मिल गई। क्या बात करते हैं, ये अपनी गिरबान के अंदर झांके और देखें डील और एनआरओ की किसको जरूरत है। हमें ना कल जरूरत थी ना आगे जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह। लेकिन शेख साहब क्या कह रहे हैं, मैं चाहूंगी कि वो जरा देख लेते हैं पहले। कोई पैकेज और कोई डील जो है वो प्राइम मिनिस्टर की इजाजत के बगैर नहीं हो सकती। ना हम डील चाहते हैं ना हम ढील चाहते हैं, हम अपना आईनी कानूनी हक चाहते हैं। तो ये उनका कहना था कि हम नहीं चाहते। वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद। सर कामरान साहिबा, आपको मजीद क्या लगता है ये जो डील और ढील की बातें हैं, हुकूमत इस पोजीशन में है डील दे दे क्योंकि वहां से तो ऑफर्स भी आ रही हैं कि इतने पैसे दे दें आप जा सकते हैं? बात यह है शेख रशीद साहब इनसाइडर है, ये भी बता दें कि ये डील ऑफर हो रही है या डील मांगी जा रही है। हम बहुत अरसे से ये सुन तो रहे हैं कि पता नहीं एनआरओ हम नहीं देंगे। बात यह है कि मांग कौन रहा है, क्या हुकूमत ये ऑफर कर रही है? क्योंकि अभी एक नई जो किस्म की फिजा बन गई है ना कि हुकूमत जो है वो माशी दबाव में है। अगर वो इस किस्म का प्रेशर क्रिएट करना चाहती है कि वो आगे पहले गिरफ्तार करे और फिर ऑफर करे कि जी आप पैसे दें और छुट जाएं, तो मैं समझती हूँ कि कोई अच्छा जो है तासुर जो है वो नहीं छोड़ रही। और बाकी ये इस किस्म की क्यों है एम्बिग्यूटी, क्यों शेख रशीद साहब को दाल में काला नजर आ रहा है, ये किधर क्या बातें चल रही हैं इनर सर्कल्स के अंदर, इस पर वजाहत होनी बड़ी लाजमी है। वो करेंगे वजाहत, उन्होंने 8 फरवरी की तारीख दी है, जो थी वो करेंगे वजाहत। उन्होंने कहा मैं 8 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। चले, मैं तो समझती हूँ कि अगर देखें मसला जो है ना, जो मैं समझती हूँ इस हुकूमत की परफॉर्मेंस को जो चीज़ इम्पैक्ट कर रही है वो इनके बयानात हैं। ठीक है, अगर ये वाकई संजीदा होते ना, मैंने तो पहले भी कहा था कि अगर ये संजीदा है वाकई अमूर हुकूमत अंजाम देने में, पाकिस्तान को आगे लेके चलने में, तो
ये इस किस्म की बयानबाजी से ज्यादा अपने काम की तरफ तवज्जो दें और फिंगर ऑन द लिप्स। मेरी इनको ये जो है तजवीज़ यही है कि ये बड़ी ज़रूरी है। आप ही देखें, रोज़ एक मिनिस्टर आता है, एक नया किस्म की जो है स्पेकुलेशन करता है। क्या ये अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाना चाहते हैं? वैसे ये जो गैस के बिल बढ़ गए हैं, दुगने हो गए हैं, ये जो कीमतें बढ़ रही हैं, ये जो डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है, ये जो चुपचाते IMF की शराइत पूरी हो रही है, ये जो वलीद इकबाल साहब से मौक़िफ़ ले लेते हैं उनका। वलीद साहब, एक बात तो बहुत ज़रूरी है, आज इमरान खान साहब ने भी तमाम वज़रा को रोक दिया कि इस मामले पर सियासी बयानात ना दिए जाएं, जो अलीम खान वाली बात थी। ये जो NRO और डील की बातें हैं, मुख्तलिफ वज़रा और मुख्तलिफ तरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा बाकायदा दावे भी करते हैं, रकम की फिगर भी देते हैं, उसके बाद शेख साहब को दाल में काला भी नजर आता है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि हाँ, कोई ऐसी बड़ी रकम की ऑफर हो तब सोचा जा सकता है। सर, आपको नहीं लगता इस तरफ से ये बातें बहुत ज्यादा आना उनके मौक़िफ़ की किसी हद तक ऑपोजिशन की तायद करता है? मैं इसके बारे में आपको अपना जो मुझे समझ आई है और मैं जो जानता हूं, मैं आपको वो अर्ज कर सकता हूं जी। और मैं पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग्स में या कुछ अर्सा पहले सेनेटर्स की अलहदा से एक मीटिंग थी जिसको प्राइम मिनिस्टर ने खिताब किया था। मैं तो वही दोहरा सकता हूं जो मैं जानता हूं। और प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि दोनों अपोजिशन की पार्टीज के ऊपर जो है बड़े संजीदा केसेस जो हैं उनके पेश नज़र इनकी कोशिश होगी कि ये किसी किस्म की रिलीफ मांगे, लेकिन इस हुकूमत ने कोई किसी किस्म का NRO जो है या कोई ऐसा रिलीफ या कोई ऐसी गुंजाइश किसी किस्म की डील की एग्जिस्ट नहीं करती। ये मैं आपको बराह रास्त जो मैं जानता हूं उसका बयान कर रहा हूं। ठीक है। कोई किसी से गुफ्तो शनीद किसी की हो रही है तो मैं उसका हिस्सा नहीं हूं, इसके लिए मैं उस पर कोई कॉमेंट नहीं करना चाहता। इसके अलावा जो मैं बात सिर्फ कहूंगा वो एक ही है, वो मियाँ नवाज शरीफ हों या आसिफ जरदारी साहब हों या उनकी हमशीरा हों, वो पाकिस्तान के उतने ही शहरी हैं जितने आप और मैं हैं। कानून और आइन ने जिनको जो हक दिए हुए हैं अपना दिफा करने के, अपने ऊपर पूरा मौका अपना आपको डिफेंड करने का, अपना मौक़िफ़ अदालत में देने का, जो उनके सारे कानून में और आइन में हकूक़ हैं उनको उनके आगे हम सर तस्लीम खाम हमारा होगा बतौर हुकूमत के। मियाँ साहब को अगर उनकी अलालत थी, अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो जो कवायद और ज़वाबित जेल खाना जात के होते हैं या कानून और आइन में जो गुंजाइश है वो सहूलतें उनको दी गई, उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, उनको मेडिकल बोर्ड्स जो थे, जो उनके पर्सनल फिजिशियन, सारी सहूलियात घर से उनके मर्जी की डिशेज आती रहीं, उनकी फैमिली से उनकी मुलाकात का जो कानून और आइन में ऐसे हालात बेशक आप पार्लियामेंट्री मीटिंग्स का हिस्सा नहीं थे, लेकिन बीइंग अ मेंबर ऑफ PTI सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सर, आप बेशक उन मीटिंग्स का हिस्सा नहीं रहे जहाँ पर ये बात होती रही है, जो आप जानते हैं वो आपने बयान भी किया, बट बीइंग अ मेंबर ऑफ PTI मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर ऐसी बात नहीं है, इमरान खान साहब जलसों में इससे पहले हुकूमत में आने से पहले कैटेगोरिकली तौर पर, बाद में आने के बाद भी उन्होंने कौम से खिताब में भी कहा कि कुछ ऐसा नहीं होगा, नहीं दिया जाएगा। आज उन्होंने अलीम खान साहब के मौके पर कह दिया कि सियासी बयानबाजी नहीं होगी, तो अपने वज़रा को क्यों नहीं रोक देते? मैंने उनको यही कहते हुए काबीना के वज़रा को क्यों प्राइम मिनिस्टर मैंने उनको यही कहते हुए बिल्कुल, तो वो फिर क्यों नहीं रोकते? उन्हीं की टीम का हिस्सा अगर वो ये बातें करते हैं तो उन्हें क्यों नहीं रोकते? सर, मेरा सवाल ये आपसे, बीइंग अ मेंबर ऑफ अ PTI, आपका इस पे क्या ओपिनियन है? तो आज उन्होंने रोक दिया है ना किसी न किसी हवाले से, आज आपके मीडिया के मुताबिक उन्होंने रोक दिया है कि भाई उन्होंने इसका मखसूस, जहां तक मैंने देखा है मीडिया पे, उन्होंने ये कहा है कि कोई ऐसे बयानात कानूनी मामलों पे ना दें, किसी का अलीम खान से मुताल्लिक कानूनी मामलों पे ना कोई बयानात दिए जाएं जिससे सियासत में बदमजगी पैदा होती है या ऐसी कोई बात उन्होंने की। ठीक है, लेकिन वो अलीम खान से मुताल्लिक थी, NRO और डील पर उन्होंने खैर कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि उनका एक ही स्टैंड है तो ही शुड कम अप विद अ वैलिड रीजन। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। से पहले मैं आप सबकी तवज्जो दिलाना चाहूंगी एक ऐसी खबर पे जिससे मुझे भी कुछ थोड़ा अफसोस ही हुआ कि अमरीकी शहरी ने $1,10,000 देकर पाकिस्तान के नायाब कौमी जानवर मारखोर के शिकार की इजाजत ली। ब्रायन कैंसल नाम का ये शहरी है और अब तक पाकिस्तान में परमिट की मद में रिसीव होने वाली ये सबसे ज्यादा रकम थी। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या कानून बदला जा सकता है ज्यादा पैसों की खातिर, क्योंकि इस मामले में तो ऐसा ही लग रहा है कि ये हुआ है। दानियाल चौधरी साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इट सर, कि $1,10,000 देकर एक हमारा जो कौमी जानवर है उसके शिकार की इजाजत दे दी जाती है? देखें जी, मारखोर की इसमें 2-3 चीज़ें हैं जिसके बाद आपको परमिशन पहले भी मिलती रही लाइसेंस की। देखें, एक
कि वो मेल हो, दूसरा एक सर्टन एज ग्रुप क्रॉस कर चुका हो, और उसके बाद उसके फीसेस, उसकी स्किन, उसके जो हैं उनको आग लगा देते हैं। जो इससे पैसा जनरेट किया जाता है वो इनकी प्रिजर्वेशन के लिए ही यूज़ किया जाता है और इन्हीं के ऊपर लगाया जाता है। तो अगर क्यों देखिए पूरी दुनिया में अफ्रीकन कंट्री से लेकर कि अगर वाइल्ड लाइफ को बचाया जाता है तो उसका आप एक मुतबादिल उनकी ब्रीडिंग कराते हैं, उनको लुक आफ्टर करते हैं। और मेरा ख्याल से अगर वाइल्ड लाइफ को इस तरह थोड़ा बचाया जा सकता है, क्योंकि आपको फाइनेंशियल एड आती है, पैसे आते हैं और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बुरा हाल है वाइल्ड लाइफ का। WWF इंटरनेशनल फंड्स और डोनर्स के थ्रू तो चलता है, लेकिन लोकली बुरा हाल है। तो आई थिंक कि अगर इसमें कोई इतनी गलत बात भी नहीं है as a personal work, because I've traveled the entire world and I've seen this happening everywhere, that if you have a highest, if you're a good bidder, you can pay money, and जो preservative जो इसको preservation करते हैं उन species की, तो वो उनको शिकार करना देते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के थ्रू। तो आई थिंक कि अगर उसमें अगर ये पैसा इस्तेमाल हो तो इट्स नॉट दैट बैड ऑफ अ डिसीजन। ठीक है, इससे पहले के साथ कामरान साहब की जानिब से मुझे ये भी बता दीजिए, NFC अवार्ड का भी आज इजलास हुआ है, ये यकीन दहानी कराई गई है असद कैसर साहब की जानिब से कि 18वीं तरमीम के तहत ही जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। कितनी उम्मीद आपको देते हैं, क्योंकि पंजाब और सिंध को काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात है और सिंध को तो बहुत ही ज़्यादा है? देखिए पंजाब में तो उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होंगे, क्योंकि पंजाब में जो माशाल्लाह वज़ीर आला लगे हुए हैं, काफ़ी कॉम्पिटेंट वज़ीर आला हैं। और आपने देखा इमरान खान की SMS के बाद बगैर तो वो चलते भी नहीं हैं, तो उनकी कॉम्पिटेंस आपके सामने है। 54% रेवेन्यू जनरेट करता है पंजाब। कराची नो डाउट इज़ द बैकबोन ऑफ द कंट्री, लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली पंजाब स्टिल फेडरल बजट में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, लेकिन फिर भी जो वहाँ के वज़रा आला हैं वो SMS के ऊपर चलते हैं। और जहाँ तक सिंध की बात है, देखें यहाँ इन्होंने सबको पकड़ के ज़बरदस्ती बैठाया हुआ है। जब आपने सबको इकट्ठे किया होता है तो उनको हिस्सा तो देना पड़ता है। तो अनफॉर्चुनेटली अगर ये इनके पास दे हैव नो अदर वे आउट कि अगर उस चीज़ को जो स्पेशली डेवल्यूशन ऑफ पावर या डेलीगेशन ऑफ पावर जो 18th अमेंडमेंट में कॉन्सेप्ट है, और स्पेशली प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, अगर उसको फॉलो ना करते तो इनके साथ जो ये लटकी हुई है हुकूमत 4 सीटों के साथ, आप देखते कि वो भी इनके हाथ से निकल जाती। वो आने वाले दौर में वैसे भी निकल जाएगी। ये खुद ही अर्ली इलेक्शंस की बात करते हैं, लेकिन जितना ये उसको कुर्सी को पकड़ सकें तो आई थिंक इनको अपनी लाइफलाइन यूज करनी चाहिए और पकड़ा रहना चाहिए। ठीक है सर, कामरान साहब, GST का इख्तियार मांगा गया है, 57% हिस्सा पहले ही सूबों का है। मुराद अली शाह साहब सिंध असेंबली में बहुत एहतजाज रिकॉर्ड करा भी चुके, आज उन्होंने यहाँ पर भी एतराज़ात रखे। कितनी उम्मीद आपको नजर आती है कि ये मामलात जो है मुकम्मल तौर पे हल हो जाएंगे जैसा कि कहा गया है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात तो बहुत जाहिर किए हैं मुराद अली शाह साहब ने? देखिए इकरा तहफ़्फ़ुज़ात तो बहुत हैं, बस मैं ब्रीफली एक जो है अपनी एक जो है एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहूँगी कि आज साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को सियोल जाते हुए एयरपोर्ट पे रोक दिया गया। वो पीस कॉन्फ्रेंस पे जा रहे थे और वहाँ वो कीनोट स्पीकर थे। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि आपको जब ये मालूम हो कि वो एक ऐसी डेलीगेशन में जा रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप उनको जो है वहाँ पे एयरपोर्ट पे रोक दें, तो इसकी मैं भरपूर मज़म्मत करती हूँ। बाकी देखें जो 18th अमेंडमेंट है वो सूबाई खुद मुख्तारी जो है बाहमी हम आहंगी, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर सूबों के अंदर एतमाद ना हो, उनको उनका जायज़ हक ना दिया जाए, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम ना हो, तो फिर जो है 18th अमेंडमेंट का जो मकसद है वो भी फौत हो जाता है और सूबों के दरमियान डिस्ट्रस्ट जो है वो बहुत बड़ी खलीज को पैदा कर सकता है। सिंध तो पहले ही जो है ना, आपको पता है कि 60 अरब इस रवा माली साल के और 104 अरब पिछले देने हैं हुकूमत को। तो मैं कहूँगी कि दें, छोटे सूबों का हक ना मारें, इसलिए कि ये उनकी डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। और अगर छोटे सूबे जो है उनकी खुद मुख्तारी को कायम रखेंगे तो वो वफाक को मजबूत करेगा। ठीक है वलीद इकबाल साहब, असद कैसर साहब ने यकीन दहानी तो कराई है कि 6 वर्किंग ग्रुप्स जो बनाए गए हैं वो इन तमाम चीज़ों पर काम भी करेंगे, लेकिन सेल्स टैक्स में हिस्सा मांग रहे हैं और ये कहा गया है कि इसका हक जो है वो सूबों को दिया जाए। आप क्या समझते हैं किस तरह ये तमाम तर मसाइल ऐसे तरीके से हल हो जाएंगे, या फिर विफाक जो है वो अपना हिस्सा रखेगा इसमें? देखें जी, इस मामले पे जो वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब, उनका बयान जो है हाल ही वाला वो बड़ा वाज़ेह है, और मैं उसको ही दोहराऊंगा कि वफाकी हुकूमत जो है वो किसी फिक्स्ड पोजीशन पे इस मामले में नहीं जा रही। इसमें ओपन माइंड के साथ जो है, अपना खुले जहन के साथ जो है इस मामले को अप्रोच किया जाएगा। देखिए अक्सरियत 4 वोट से हो या 10 वोट से हो, जितने वोट से भी हो, सबसे बड़ी पार्टी जो है 25 जुलाई के इलेक्शन में और उसके बाद ज़मीनी इंतखाबात के नतीजे में वो PTI है। और PTI
बाकी दो बड़ी पार्टियों के जिनका ज्यादा जो है एक सूबे में या दूसरे सूबे में है, पीटीआई के चारों सूबों के अंदर या उसके हलीफ जमातों की जो है वो नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं। सो वफाक की सालमियत, वफाक की मजबूती की जो अलामत है वो तो पीटीआई खुद है। और इसके अंदर आपको इस बात का भी अंदाजा होना चाहिए कि अब ये नवा एनएफसी अवार्ड जो है ये अभी ज़ेर बहस है। पिछला जो अवार्ड हुआ था वो 7वां था और 8वें की ऊपर बहस मुबाहिसा हुआ था, लेकिन 8वां अवार्ड नहीं हुआ, उसी 7वें को ही बरकरार रखा गया। ठीक है। तो ये एक बड़ा सुनहरी मौका है पीटीआई और पीटीआई की गवर्नमेंट के पास, और मैं समझता हूं कि बड़ा ना सिर्फ सुनहरी मौका है बल्कि उसकी इम्तहान भी है एक तरह का, और कि इसको एहसन से एहसन तरीके से और ओपन माइंड से जिस तरह कहा गया है। और मुराद अली शाह साहब ने सिर्फ इतना कहा है कि जो सर्विसेज के ऊपर सेल्स टैक्स है वो सूबों को डिवॉल्व कर दिया गया था। ये 7वें अवार्ड में हुआ था। ये 9 साल के बाद अब हम देख रहे हैं कि नया अवार्ड होने का इम्कान नजर आ रहा है। ठीक है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अशिया के ऊपर भी जो सेल्स टैक्स है उसको भी सूबों तक डिवॉल्व किया जाए, ये वो कह रहे हैं। बहरहाल इसके लिए तो आईनी तरमीम दरकार होगी। दूसरा वो हो सकता है कहेंगे जी सूबे कलेक्ट करेंगे लेकिन वफाक को देंगे कलेक्शन फी देकर। ये सारी बातों पे अभी तो पहली आज मीटिंग हुई है। ये तो एक थोड़ी सी तवालत लेगी ये प्रोसेस, और इस पे सोच समझ के सारे फैसले होंगे। हाँ, वैसे उन्होंने कहा यही है कि सेल्स टैक्स की वसूली का इख्तियार जो है वो सूबों को देने का उन्होंने मुतालबा किया है कि ये इख्तियार सूबों को दिया जाए। बहरहाल देखते ही हैं कि जो 6 वर्किंग ग्रुप्स बने ये किस तरह आगे जाके वफाम तमफीम से तमाम सूबों के दरमियान ये इख्तियारात जो हैं वो बांट देते हैं और ये मसाइल हल हो भी देने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की बेहतरी भी इसी में है। बहुत शुक्रिया वलीद इकबाल साहब आपका, सह कामरान साहब आपका, बैरिस्टर दानियाल चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।